तो आज के हम लोग एडिटोरियल्स में 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अ वे आउट ऑफ अनडिलिनिएटेड बॉर्डर्स। तो इसमें थोड़ा-सा पास्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ, जितने भी एग्रीमेंट्स आपके 18th सेंचुरी से लेके अब तक हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, बिटवीन चाइना एंड नेपाल। और ऐसे राइटर बता रहे हैं वो उस समय वो पास्ट में डीसी रह चुके हैं आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वो राइटर हैं आपके इसमें, और यूएन सेक्रेटरी जनरल में भी वो रह चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा ब्रीफिंग देते हैं। जो वैसे रेथोरिक पॉइंट हैं वो सब हम लोग उसको मतलब डिलीट कर देंगे, और बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बिकॉज नेपाल इंडिया बॉर्डर आप सबको पता है, और ये जो मैटर है उसके पीछे क्या चल रहा है वो सारा कुछ पता है। तो बस खाली जो क्रिक्स पॉइंट है वो हम लोग उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड है अ लोन वुल्फ थ्रेड, आइसोलेटेड टेरर अटैक इन लंदन। तो लंदन में अभी कुछ दिन पहले किसी ने चाकू मार दिया था, कुछ वैसा है, उनको टेररिस्ट अटैक जैसा वो बता रहे हैं। तो वो किसने मारा था, क्या हुआ था, वो सब नहीं डिस्कस करेंगे। एक्चुअली लोन वुल्फ होता क्या है, और एज अ इंटरनल सेक्रेटरी सिक्योरिटी हमारा कैसा ऐसा थ्रेट हो सकता है कि कहीं पर अगर कोई आदमी रोग हो जाता है तो उससे कैसे मतलब वो क्यों होता है और फिर उसके पीछे क्या इम्प्लिकेशंस हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सिर्फ हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट 2 में। थर्ड एडिटोरियल का ये है कि प्रोमोट पीपल पावर अगेंस्ट कोविड-19। ये जीएस 1 गवर्नेंस और गवर्नेंस जीएस 2 में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सोसाइटी का गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है कि भी किसी भी पैंडेमिक सिचुएशंस को फाइट इन करने के लिए तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कौन कौन से कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि इसके अंदर किस तरीके से इसके अंदर सहयोग कर सकते हैं। चौथा है ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग द क्राइसिस। गवर्नेंस जीएस 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। आरटीआई वाला इशू है जो आपका पीएम फंड का हुआ था कुछ दिन पहले, हमने पीएम फंड भी डिस्कस करा था। पीएम फंड के बारे में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए आज क्या क्या इम्पोर्टेंट है टोटल। प्रीलिम्स के लिए आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट रखे हैं। पहला है इंदिरा रसोई योजना, जो कि राजस्थान में एक स्कीम लॉन्च हुई है। फिर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना झारखंड में लॉन्च हुई है। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। निष्ठा विद्युत मित्र, ये आपका आज एआईआर में ये खबर आया था, निष्ठा विद्युत मित्र, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अम्बू बाची मेला, ये असम में एक मेला होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक बार आया है शायद। तो ये देखेंगे। फिर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, हमारे नीति आयोग ने अभी एक समिट ऑर्गेनाइज करवाया है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अब डिकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, पूरा चक्कर है, वो हम लोग देखेंगे। एआईआर का रिपोर्ट है, ऑल इंडिया रेडियो। आर्टिकल 19 किस तरीके से आज का एक आर्टिकल में संदर्भ मिलता है उसका, राइट टू फ्रीडम की का जो लिमिटेशन है वो किस तरीके से इंडिया बांग्लादेश के बीच में वो आता है, एक्ट करता है, वो हम लोग आज थोड़ा सा राइट आर्टिकल 19 को हम लोग विजिट कर लेंगे। फिर मैप ऑफ, जो एक एडिटोरियल हम लोग पीछे जो देखे थे उसमें जो पुराना 18 सेंचुरी में ब्रिटिश एरा में जो मैप था नेपाल का, और अभी फिलहाल जो न्यू मैप उन्होंने डाला है, और कुछ दिन पहले जो मतलब 1960 के बाद से, जो इंडिपेंडेंट के बाद से जो उन लोग का मैप था, तीनों मैप को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे, और हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली कौन सा पॉइंट है जहाँ से वो लोग मैप में जो है वो लिखा हुआ ऑन पेपर जिक्र है। टिंकर एक पास है, लिपुल एक पास है, उसका पूरा जिक्र है इंडिया नेपाल बॉर्डर के लिए, और इंडिया और नेपाल चाइनीज़ बॉर्डर का जो एग्रीमेंट है उसमें दोनों में, तो ये सारा कुछ उसका में मतलब है। तो मैप के थ्रू हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फिर उसके बाद सॉरी, एक इन न्यूज़ जो है, एक्चुअली देखिए इन न्यूज़ मैं इसलिए बताता हूँ वो एडिटोरियल और उसके बाद, क्योंकि ये कहीं पे भी आपको कोई सा भी एडिटोरियल डिस्कशन में मिलेगा नहीं, और जब तक आप ये इन न्यूज़ को कवर करना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपको आगे भी फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के एडिटोरियल लेक्चर्स के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। लेकिन आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आपको बनना है, तो हमेशा तो आप ये एडिटोरियल्स नहीं देख सकते हैं, आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ने का एक हैबिट बनाना होगा। तो इसके लिए जो ये हियर एंड देयर जो इधर-उधर जो टिडबिट्स में जो न्यूज़ आती है, वो सब आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो इसलिए जो थोड़ा-सा भी अगर इम्पोर्टेंट है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि आगे फ्यूचर में इसका एडिटोरियल्स आ सकता है, तो आपको थोड़ा-सा बिल्डअप होना ज़रूरी है। तो मैं इन न्यूज़ में उन सारी चीज़ों को कवर कर देता हूँ, ऊपर-ऊपर से ही, ज़्यादा होलिस्टिकली नहीं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो लोन वुल्फ थ्रेट है, वो एक्चुअली जो टेरर अटैक हुआ था उसके बारे में थोड़ा-सा जो हमने आगे में लोन वुल्फ का बताया है, उसी वो भी इन न्यूज़ का ही है खबर। तो फिर सीबीएसई टू एप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पेंडिंग एग्जामिनेशन ऑन ट्यूसडे, जो सीबीएसई जो है अभी एग्ज़ाम को
विथहेल्ड करना है या फिर उसको कैंसल कर देना है 10th-12th का, उसके बारे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अभी वो हवाले कर दिया है वो सारा कुछ कि आप ही बताइए। तो उसके बारे में थोड़ा-सा न्यूज़ देख लेंगे। राजस्थान टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड मील्स ऑन कंसेशनल रेट। इन एंटी रेसिज्म फाइट लंदन बी जॉनसन ऑप्शन। एक एडिटोरियल में आज बहुत वास्ट न्यूज़ है और मोस्ट ऑफ द एडिटोरियल डिस्कशंस आपको ये डिस्कस नहीं किया होगा, हो सकता है वो स्किप कर दिया होगा, लेकिन आप इसके अंदर जो चीज़ है वो एक्चुअली वो बात कर रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स जो उनको चाहिए उनके कंट्री में। हमारे कंट्री में भी जो पुलिस रिफॉर्म्स है वो 18th सेंचुरी का है। मतलब उस समय जो लागू हुआ था उस समय से ही अभी भी चल रहा है वैसे ही। तो प्री ब्रिटिश एरा का वो पुलिस लॉ है, अभी भी चल रहा है। तो किस तरीके से वहाँ का जो आपका वो कह रहे हैं कि वहाँ के जितने भी जो सिविल एक्टिविस्ट हैं, तो उनको क्या सलाह दे रहे हैं और वो हमारे लिए किस तरीके से वो बेनिफिट हो सकता है, इस चीज़ को सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। यूएसए की इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो सब को रिजेक्ट कर देंगे। बांग्लादेश रिजेक्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना डील। ये भी टिडबिट्स में ही न्यूज़ है और इसके बारे में जो है कि यही आर्टिकल जो हमारा जो 19 से जो जुड़ रहा है वो यही पांचवा वाला जो खबर है उसी से जुड़ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग और फिर उसके बाद कैसे आर्टिकल 19 के साथ हम लोग का वो जुड़ता है वो देखेंगे। सबसे पहला खबर एआईआर से हम लोग लिए डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट ऑन जून 24। डीकार्बनाइजेशन कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट मतलब देखिए गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड कर रही है, नीति आयोग खास करके ऐसा प्लान कर रही है कि हम लोग किस तरीके से ज़्यादा रोड के ऊपर हम लोग लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे शुरू कर सकते हैं, माल ढुलाई या फिर यातायात का, जैसे कितना कम से कम हम लोग कार्बन अगर खर्च कर पाएँ ऐसा फ्यूचर में, तो क्या हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर। तो एक है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, वो हमने साइन करा था आईटीएफ के साथ। तो आईटीएफ जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, तो वो ऑल ओवर ग्लोबली वो देखती है कि क्या-क्या जो रिफॉर्म्स हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन में वो सब लाने चाहिए और बिकॉज़ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन सेक्रीशन होता है, तो उसमें किस तरीके से हम रिफॉर्म्स ला करके अपने ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा-सा कार्बन क्लीन और कार्बन फ़िल्टर्ड बना सकते हैं। तो वो सारा कुछ वो हमें बताती है और वो उससे क्या है इंजेक्ट होगा हमारे सिस्टम के अंदर। तो जिस वजह से उनके साथ इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है ऑर्गेनाइज़ेशन हम लोग ने सेट करा है। तो नीति आयोग चीफ जो है हमारे अमिताभ कांत सर, तो वो और आईटीएफ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं यंग टाई किम, तो इन दोनों के साथ एक पब्लिक ऑनलाइन फोरम लॉन्च किया गया जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड आईटीएफ ये सब लोग प्रेजेंट थे और ऑनलाइन इवेंट ये परफॉर्म होगा और इसमें ट्रांसपोर्ट और क्लाइमेट स्टेक होल्डर्स जो भी हैं आपके जितने भी क्लाइमेट आपके ट्रिब्यूनल्स हैं ये सारा कुछ वो सबको आगे क्या प्लानिंग और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ होने वाली है, क्या होना चाहिए, इन सब के ऊपर में बातचीत की जाएगी। एक ऑनलाइन पोर्टल भी खोला जाएगा जिसमें कि अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप किस तरीके से अपना इनपुट दे सकते हैं। आप अपना इनपुट बताइए कि आप क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट में CO2 को रिड्यूस करने के लिए, ताकि आगे जो ये प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फ़ोकस्ड मैनर में आगे चल पाए और बिल्कुल प्लान्ड मैनर में आगे चल पाए, किस तरीके से हम लोग मार्केट अपना रोड के ऊपर से आपका CO2 एमिशन थोड़ा कम कर पाएँ। नेक्स्ट है अम्बुबाची मेला। ये हर साल कामाख्या माँ टेम्पल है एक गुवाहाटी असम में, वहाँ पे हर साल ये मेला ऑर्गेनाइज़ होता है। इस साल कोविड-19 की वजह से उसको और मतलब मना कर दिया गया है। तो ये कहाँ होता है आपको पता है? गुवाहाटी में होता है, असम में। ये कब होता है? तो अगर स्पेसिफिकली ऐसा पूछा जाए, वैसे उम्मीद कम है लेकिन अगर पूछा जाए तो ये थोड़ा-सा हिंदू माइथोलॉजिकल कैलेंडर के हिसाब से दिया कि जब सन ट्रांजिट करता है ज़ोडिएक ऑफ मिथुना में और ब्रह्मपुत्रा इज़ ऑन स्पेट, मतलब फ्लड लाइक सिचुएशन ब्रह्मपुत्रा में बहुत ज़्यादा होता है, तब वो ये जो है पूजा आपका कामाख्या माँ का टेम्पल में होता है और मेला लगता है वहाँ पे। तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ये झारखंड में गवर्नमेंट रोल आउट किया है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें 100 डेज का पेड वर्क मिलेगा अर्बन अनस्किल्ड वर्कर्स को और उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा 15 दिन के अंदर अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है सरकार तो। नेक्स्ट इंदिरा रसोई योजना, ये क्या है? राजस्थान चीफ मिनिस्टर मिस्टर आलो अशोक गहलोत मंडे को ये अनाउंसमेंट उन्होंने करा है कि हम लोग राज्य में 2 टाइम का खाना गरीबों को खिलाएंगे
और इसके अंदर 1 साल में करीब 100 करोड़ से ज़्यादा का हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जो है उसको स्मूथ बनाने के लिए हम लोग इसका मॉनिटरिंग भी जो है इस योजना का हम लोग किया करेंगे। तो पार्टिसिपेशन इसमें हमें चाहिए लोकल एनजीओज़ का और वही इंश्योर करेंगे कि इसकी फंक्शनिंग ऑफ द स्कीम कैसे आगे बनती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका बांग्लादेश रिजेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना डील। बांग्लादेश के अभी कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा कि जब हमारा विवाद चल रहा था चाइना के साथ उस बीच में इन्होंने एक साइन एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ जिसमें कि 97% जो उनका गुड्स जो चाइना में वो एक्सपोर्ट करेंगे उसके अंदर ज़ीरो टैरिफ लगेगा। तो ज़ीरो टैरिफ लगेगा मतलब अगर चाइना देखिए हर कोई कंट्री कुछ ना कुछ टैरिफ लगाती है। 2-3-4 तरह का टैरिफ होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि अभी फ़िलहाल जो यूएन जो वहाँ पे ऐसा जो यूरोपियन यूनियन के साथ में जो चाइना का जो केस चल रहा था इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ में शायद, तो वहाँ पे उनके ऊपर वो मार्केट इकोनॉमी है ये प्रूव वो नहीं कर पाए वो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो उनके ऊपर बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूएसए यूरोप ये लोग सब लगाती है हालांकि अभी इंडिया नहीं लगाता है तो वो चीज़ वो प्रूफ नहीं कर पाया अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है मार्केट और वो क्या होता है मार्केट इकोनॉमी क्या होता है मार्केट इकोनॉमी वो होता है कि जिसमें आपके मार्केट के मतलब अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ और तो शॉपकीपर ही डिसाइड करेगा कि मेरा जो माल है वो कितने में बिकेगा मार्केट में या फिर एक्सपोर्ट कितने में होगा कुछ भी जो है लेकिन जहाँ पे भी अगर वो जहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाती है वहाँ पे मतलब कि उस जैसे मेरा सामान जो है वो मैं जब बेचूंगा सामान मार्केट में तो वो गवर्नमेंट जो है उसमें थोड़ा सब्सिडी दे के वहाँ के आम लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है वो सस्ता बना दे या फिर अपना जो है और भी दूसरे तरीके जैसे कि अपना डिवैल्यू कर दी करेंसी करेंसी जो है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में है कि उनका ऐसा डॉलर ज़्यादा दाम का है जैसे मान लीजिए हमारा 1 रुपया जो है हमारा जो जैसे उनका $1 जो है हमारा 70 रुपया 75 रुपया का है तो अगर जो अभी मेरे यहाँ पे कंट्री में तो वो बिक रहा है आपका 75 रुपया में लेकिन वहाँ पे तो उनको $1 मिल रहा है मतलब उनको तो सस्ता मिल रहा है तो ये अगर मेरा हमारे इंडिया में क्या हो गया हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं जिस वजह से हमारा रुपया कम है नीचे है लेकिन चाइना क्या करता है वो वैसे उनका करेंसी स्ट्रांग है लेकिन वो लोग जानबूझ करके अपना जो करेंसी का जो रेट है वो कम करके रखता है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमी या फिर करेंसी तो वो जो वो लोग करके आगे बढ़ाते हैं जिस वजह से उनका जो सामान जो है वो बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है और वो लोग बल्क में भी बनाते हैं ये भी एक कारण है बल्क के बनाने की वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा तो जब सस्ता सामान ही बना रहे हैं बहुत मिनिमम रेट में तो उसके अंदर वो कितना भी परसेंटेज में लगता है हमेशा एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये सारा कुछ टैरिफ उरिफ जो भी चीज़ चल लगता है तो परसेंटेज कितना भी मान लीजिए अगर 3 रुपया में अगर आप 50% भी अगर आप टैरिफ लगाते हैं ना ऊपर से तो उसमें कितना बढ़ेगा 1.5 रुपया बढ़ेगा खाली तो ये उनका एक बहुत बड़ा टैक्टिस है जिस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद भी उनका सामान जो है बहुत सस्ता रहता है बहरहाल अब हम लोग आते हैं आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल में क्या है बांग्लादेश रिजेक्ट्स द क्रिटिसिज्म ऑफ तो बांग्लादेश 97% उनका जो आर्टिकल जो भी वो चीज़ बेचेंगे गुड्स में एक्सपोर्ट करेंगे चाइना को उसके अंदर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगी चाइना तो ये इसके ऊपर अभी इंडिया में रेथोडिक चला था बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे या फिर कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी ऐसा बोल रहे थे कि ये चैरिटी कर रहा है चाइना ताकि बांग्लादेश उनके साइड से अब थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उनके तरफ से बोले और कुछ भी अगर इंडिया चाइना विवाद है तो उसमें कुछ ज़्यादा ना बोले तो इसके ऊपर जो वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स जो हैं जैसे एक सीनियर मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के ही कैबिनेट में तो उनका वो ये कहते हैं कि दिस इज़ एंटायरली अनएक्सेप्टेबल और ये जो सीनियर जर्नलिज्म का जो ये जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही एथिकल नहीं है रिनाउंस्ड एथिकल जर्नलिज्म ये कहा है मिस्टर मोमिन ने एक बंगाली न्यूज़ चैनल को जागो न्यूज़ 24.com फिर नॉट वेलकम वो ये भी कहते हैं कि ये बिल्कुल ये जो पोर्ट्रे है बांग्लादेश का कि आप लोग हम लोग चैरिटी में सम्मिलित हैं और चाइना हमारे लिए चैरिटी कर रहा है हिंदी में खैराती वर्ड का भी यूज़ किया गया है तो वो बोलते हैं दिस इज़ वेरी डीमीनिंग मैनर और ये पोर्ट्रे जो किया जा रहा है बांग्लादेश का आपके इंडियन न्यूज़ चैनल मीडिया में वो बिल्कुल ही मान्य नहीं है हालांकि इस चीज़ को हम लोग ऑफिशियली इस चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग है और
टॉप लेवल नेशनल कम और भी ज़्यादा उनमें चाइना बांग्लादेश में क्या टाइज़ अभी बढ़ते जा रहा है कि सिर्फ ट्रेड में ही नहीं, वो लोग मतलब हेल्थ के ऊपर में भी वो लोग बहुत ज़्यादा अभी टाइज़ बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले फ़ोन पे बात हुई थी आपके वहाँ चाइना के शी जिनपिंग और आपके बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का। तो उसमें अभी कुछ दिन पहले टॉप लेवल जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं चाइना के, वो लोग अभी आए थे बांग्लादेश में फोर्टनाइट, 30-40 दिन वो लोग वहाँ रहे थे। गवर्नमेंट को बिल्कुल कैसे डील करना है कोविड 19 पैंडेमिक के साथ बहुत असेस्ट किया था, बिल्कुल क्लोजली उन्होंने असेस्ट किया था। और जब वो वहाँ से वापस जा रहे थे तो ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने उनको फेयरवेल दिया गया, बिल्कुल कुछ कुछ थोड़ा प्रोग्राम हुआ। और उसमें खुद वहाँ के जो मिनिस्टर हैं आपका बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर जाहिद हुसैन, वो खुद वहाँ से आए थे और तेल लगाते हुए उनको बोलते हैं वटरिंग करते हुए कि अगर कोविड-19 का आगे चल के वैक्सीन बनाते हो आप लोग तो बांग्लादेश को आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब कंसीडर करना प्लीज़। तो ये सब सारा कुछ अभी बैकग्राउंड में चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश और चाइना में। तो जिस वजह से अब इंडियन न्यूज़ मीडिया थोड़ी थोड़ी बहुत तो कुछ-कुछ बोलती रहती है। तो जिस वजह से ये तो सारा ये मामला हो गया हमारा इसका, लेकिन ये हम लोग इसके इंडिया से कैसे हम लोग अपने एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे डील कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि राइट ऑफ फ्रीडम जो है हमारे इंडियन मीडिया में, तो वो राइट ऑफ फ्रीडम है तो लेकिन इसके अंदर लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा है। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली बात कि आपको ऐसे कोई भी स्पीच नहीं देना है जो कि कोई कि कहीं पे दंगा या विद्रोह फैला दे। दूसरा कि आपको कहीं पे भी बाहर मार्केट में ऐसा कुछ स्पीच नहीं देना है जिसके वजह से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाए। मतलब आपके कोई एलाई कंट्री है, आप उसके बारे में कुछ भी अंड-बंड जैसे आजकल बहुत सारा ट्रोल चलता रहता है। लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्री अपने आप को मानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जब इंडिया आए थे तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी ट्रोल कर रहे थे। यार वो यूएसए का प्रेसिडेंट है। आप उसको वोट नहीं देते। आप जिसको वोट देते हो आप उसके बारे में जिसको जो बोलना है बोलिए। लेकिन वो दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट है, वो आपके कंट्री में आया एज़ अ मेहमान। क्या पता कल हो के जो हमारी कंट्री इतनी डिप्लोमेसी कर रही है उसके खिलाफ उसके उसको मतलब हमारा फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए आपके इस सब ट्रोल की वजह से वो सारा कुछ पता नहीं किस डायरेक्शन में वो चला जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है राइट ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत नहीं आता है और इस सब चीज़ के ऊपर इंडियन मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए और वहाँ के यहाँ के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जाते हैं, वे आउट ऑफ अनडिलिनेटेड बॉर्डर। ये इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है उसके ऊपर है। हम लोग पूरा आर्टिकल को बिल्कुल लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे क्योंकि लाइन बाय लाइन वैसे मैंने आर्टिकल बना के आपको उसमें दे दिया है पीडीएफ में, आप पढ़ सकते हो उसके बाद। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ओवरऑल ओवरव्यू हम लोग लेंगे कि मेन मेन जो जो कर्व्स आए थे जिसके जहाँ पे डिफाइन किया गया था आपके जो इंडिया और नेपाल के बीच के जो बॉर्डर है, वो सब कर्व्स को हम लोग समझेंगे और उसके सिग्निफिकेंस को हम लोग समझेंगे मैप और कुछ जो मैंने एक नोट्स बनाया है उसके उसके थ्रू। तो सबसे पहले तो राइटर कहते हैं कि ये वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मतलब अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो कि अभी जिसमें विवाद चल रहा है उत्तराखंड का, तो वहाँ की ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो ये कहते हैं कि देखिए इंडिया नेपाल के बीच में जो टेंशन चल रहा है, तो वो एक व्हाइट पेपर स्टाइल से उसको जो है कि विवाद को निपटाना चाहिए। क्योंकि ये जो मिसएप्रीहेंशन जो क्रिएट हुआ है गलवान वैली फिश ऑफ्स की वजह से, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोग को सोचना चाहिए, ना कि उसको मैनेज करने के लिए। मैनेज मतलब उसको टाल दिए या फिर कुछ और तरीके से उसको अभी फ़िलहाल निपटा दिए और आगे नहीं उसको एड्रेस किए। तो इसी सब वो ये जो निपटाने वाला जो एटीट्यूड इंडिया का रहा है, जिस वजह से आज इतना प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि नेपाल साइड से देखिए, ये आर्टिकल मैंने 2 न्यूज़पेपर से पढ़ा है। एक आपका हमारे इंडिया में और मेरे को ऐसा लगता है कि ये उस वाले नेपाल में एक मैं चैनल उसका न्यूज़पेपर का नाम भूल गया, कुछ वैसे हिंदी का कुछ नाम था जागरण, जोश पता नहीं क्या था। तो वो उस वाले आर्टिकल में बिल्कुल वो लिखा है कि इंडिया और ब्रिटिश इंडिया जो था उसका ट्रीटी में खुद उन्होंने बताया है कि जो उनकी जो जो टेरिटरी है हमारी नेपाल की और इंडिया की, तो वो जो काली रिवर जो है, तो उसमें और हमारा टेरिटरी के बीच में क्या डिफरेंस है और जो अभी जो इंडिया बोल रही है वो बिल्कुल उस वाले एग्रीमेंट से
मैच नहीं करता 1919 वाले ब्रिटिश इंडिया वाले एग्रीमेंट या मिफ मैप से। तो मेरे को लगता है उसी के रिप्लाई में ये आर्टिकल यहाँ पे आया है। जो भी फैक्ट है आपका, तो हम थोड़ा-सा उस वाले का भी फैक्ट समझेंगे और इसका भी समझेंगे। तो ये यही कहते हैं कि जो वहाँ नेपाल वाले जो जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं, वो यही कहते हैं कि हम लोग इंडिया से बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है इस बारे में, लेकिन वो लोग हमारे को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, हमारे सोवरेनिटी पे वो लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो जिस वजह से हम ये इस तरीके का यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग अपना मैप जो है वो पास कर दिए। ठीक है? तो इस वजह से ये जो आर्टिकल है उसमें डीसी कहते हैं कि हमें इसका इस बार समाधान निकालना है, जैसा कि कौटिल्य कहते हैं। हमें इसको जैसे-तैसे करके मैनेज नहीं कर देना है, डिस्पोज़ नहीं कर देना है। तो सबसे पहले सुगाली ट्रीटी होती है आपकी, जो कि डब्ल्यू.जे. वेबर वेबर जो थे वो 1815-1816 के बीच में उन्होंने ये चीज़ साइन करा था। उसी टाइम पे जो है एंग्लो निपोलिस वार भी हुआ था। तो उस समय उससे पहले जो था इंडिया और नेपाल का जो आपका जो मैप था वो बहुत बड़ा था। मतलब वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, करीब-करीब वहाँ तक आपका लगता था उसका मैप, और इधर साइड में आपका इधर सतलज रिवर तक जो है कि पूरा लगता था। तो उतना बड़ा हो से अब छोटा जो श्रिंक हुआ है वो एंडो नेपोलिस वॉर के बाद से ही छोटा होना शुरू हुआ। तो उस टाइम पे नेपाल का टेरिटरी छोटा हो गया। फ्यूचर में वो क्लेम्स ना कर पाएँ, ये भी चीज़ डिसाइड हो गया। ये उस वाले सुगाली ट्रीटमेंट का जो ट्रीटी जो था उसके अंतर्गत ये सारा कुछ हुआ। 1917 में अब देखिए एक बार नेपाल बन गया, आपका वॉर हो गया। फिर उसके बाद उस समय जो है कि जो बायन्स रीजन जो है, ये देखिए, ये जो बायन्स रीजन है, ये पूरा जो है वो बायन्स रीजन है। तो इसके वो जो अभी जो फिलहाल जिस नदी के ऊपर बातचीत हो रही है ना, तो उस टाइम पे जब इंडो नेपालीज वॉर जो हुआ था, तो ये पूरा ये नदी, तो फॉरगेट अबाउट नदी, ये पूरा जो एरिया है ना, ये इंडिया के अंदर ही था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अंडर, इधर नेपाल नदी के इस साइड भी और नदी के उस साइड भी, दोनों ही था इंडिया के अंदर। लेकिन 1817 में फिर नेपाली जो दरबार था उस समय, वहाँ पे राजा का राज चलता था, तो वो उनके वहाँ से एक एग्रीमेंट आया और वो लोग बोले कि देखिए ये गलत है, ये जो रिवर है इसके इस साइड वाला जो भाग है वो हमारा है नेपाल के अंदर, भले इस साइड वाला भाग आप लोग इंडिया के अंदर रखिए, वी डोंट हैव एनी कोई हमने इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें ये चीज़ तो हमें हमारे चाहिए। तो इसके ऊपर फिर उस टाइम पे फिलहाल ब्रिटिश इंडिया जो था वो मान गया और उनका जो एग्रीमेंट था वो उनको लोग एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है, रिवर के उस साइड वाला जो भाग है, वेस्ट ईस्टर्न भाग जो है वो आप लोग रख लीजिए, और रिवर के काली रिवर के ये वेस्टर्न भाग जो है हमारा रहेगा। आगे चल के नेपाल चाइना का भी जो एक हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने यही इसी वाले लाइन को उन्होंने मान्य दिया था, मान्य करार किया था। और उसमें भी वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया कि हम लोग जैसे अभी जो लोग बता रहे हैं कि हमारा जो है कि वो ये खूंटी, यहाँ पे देखिए, ये जो खूंटी ऊपर में जो एक एक जगह है आपका, ये खूंटी, तो उनका नेपाल का कहना है कि यहाँ से क्या है ना, यहाँ से दो धाराएं निकलती है। एक ये पुराना जो ये काली लीवर का ये धारा है, तो ये अभी फिलहाल ये बहुत 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 मतलब बहुत पतला यहाँ से पानी निकलता है, अभी भी निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही ये इधर साइड नहीं पहुँचा है। लेकिन ये जो धारा है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा धारा हो गया है और ये जो है धारा अभी बहुत पतला निकल रहा है। तो नेपाल का क्या कहना है कि ये वाला जो इस साइड वाला जो नदी है ना, वो असली काली रिवर है, ये असली काली रिवर है, और वी डोंट कंसिडर दिस वन, ये इनको ये चीज़ मान्य नहीं है। लेकिन इंडिया क्या बोल रही है कि नहीं, पुराना ये चीज़ था जिसके ऊपर से बॉर्डर हुआ था, मान्य हुआ था, तो अभी भी वो यही चीज़ रहेगा और अभी भी इसी चीज़ को मान्य होगा। अब इसी के ऊपर पूरा आर्टिकल भी है और इसी के ऊपर जो है पूरा सीन भी है कि ये जो आपका जो और उस वाले नेपाल वाला जो आर्टिकल था उसमें भी इसी के बारे में बातचीत हुई है कि पूरा ये खूंटी वाला के पास से है, जा रहा है, या फिर इसके पास से। अब ये जो रीज़न है ना बीच वाला, तो इस रीज़न को हम लोग थोड़ा-सा और हम लोग मतलब डीप में देखते हैं। ये रीज़न उसी रीज़न का यहाँ पे जो है कि आपका थोड़ा-सा मतलब क्या बोलें इसको, मैग्नीफाइड व्यू है ये वाला। तो इसमें देखिए आपका ये है, आपका यहाँ से रिवर आ रहा है, ये आपका लीपू लेक पास है और ये आपका टिंकर पास है, ठीक है? टिंकर पास। टिंकर पास के बारे में इंडिया और नेपाल का भी उतना ज़िक्र नहीं है, वो पहले ब्रिटिश वाला टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ज़िक्र था, आजकल तो ये नेपाल के अंदर चला गया था। तो इंडिया वाले जितने भी एग्रीमेंट हैं वो किसी में भी इसका ज़िक्र नहीं था।
लेकिन चाइनीज़ साइड में जो था आपका, उसमें ये चीज़ का ज़िक्र है। उन्होंने यही चीज़ माना है कि आपका ये जो लाइन जो जा रहा है, ये रिवर का जो लाइन है, क्योंकि यही रिवर वाले लाइन के बाद तो आपका आगे चल के उधर चाइना भी हो जाता है ना। तो उन वो यही चीज़ माने हैं कि ये जो रिवर लाइन है, वो आपका सिर्फ़ यहाँ से जा रहा है, और वो आपका ये टिंकर जो लाइन है ना, ये टिंकर पास जो है, टिंकर पास के पास से अगर ये मुड़ता है, तो यहाँ तक ये टिंकर पास जो है, ये देखिए ये ट्राई जंक्शन हो गया ना। ये आपका इधर में ये तिब्बत हो गया, मतलब चाइना अभी, इधर में नेपाल हो गया, और इधर में हो गया आपका इंडिया। तो ये टिंकर पास जो है वो मेन आपका पॉइंट होना चाहिए, जिसके पास से रिवर नीचे जाएगा, तो ही ये हम लोग का, ये हमारा बाउंड्री है। और इसके ऊपर नेपाल के जो उस टाइम पे जो भी उनके वहाँ पे जो लोग थे, तो उन्होंने ये चीज़ पे हामी भरी थी। और अभी फ़िलहाल नेपाल क्या बोल रहा है कि ये खूंटी वाला टाइप से, यहाँ से ये खूंटी यहाँ पे लिपू लेक पास यहाँ पे, इधर खूंटी आगे साइड, ये काली रिवर जो यहाँ से है, तो इसमें तो ये आपका टिंकर वाला तो पीछे ही रह गया ना भाई। टिंकर तो ये आपका पीछे ही रह गया। तो जो जो आपने नेपाल जो चाइना से आपने जो एग्रीमेंट किया था, उस समय भी तो आप माने थे कि आपका यहाँ से आपका जाता है मैप। और अभी आप जो रेटोरिक दे रहे हो, अभी क्या कहना है नेपाल का? अभी फ़िलहाल नेपाल का ये कहना है कि हम लोग 1954 में हमारे जो राजा थे, वो इंडिया को पिलग्रिमेज जाने के लिए, इंडियंस को पिलग्रिमेज, वो जो कैलाश यात्रा होता है, कैलाश मानसरोवर, तो उसमें वहाँ पे वो लोग जाने के लिए, देखिए कैलाश पर्वत भी जो है वो इधर ही है, मतलब। तो वहाँ पे जाने के लिए उनको हम लोग रास्ता दिया करते थे, और जिस वजह से हम लोग उनको प्रदान करते, तो वहाँ पे उनका इंडियन आर्मी इसीलिए आके रहता था, क्योंकि हमने एज अ फ्रेंड उनको दे दिया था कि ठीक है, तो उनके जो वहाँ से सिटीजन जाते थे, जिस वजह से इंडियन आर्मी वहाँ पे आके डिप्लॉयड थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग ज़मीन उनको दे दिए थे। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है कि ये आप बोलते हो कि नहीं मतलब है, लेकिन फिर भी आप दूसरे देश से भी, हमारे देश का तो छोड़ दीजिए, आप नेपाल के साइड भी जब आप लोग अब इस चीज़ को आप अपना बॉर्डर बताते हो, तो आप इसी चीज़ को कंसिडर करते हो। तो हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग का जो नया जो ये अभी जो स्टाइल का आप लोग जो मैप जो आप लोग निकाल के दिखाए हैं, तो वो आप लोग का पहले से प्री प्लान्ड नहीं था। वो आपका नया, वो आपका ये स्टाइल, मतलब जो भी चीज़ आपका अभी नया आप लोग सोच रहे हो वो। तो ये ट्राई जंक्शन हम लोग का हो गया। उसमें उस टाइम पे बताते हैं कि उस टाइम से 1816 में भी 26,000 यूरोज़ का एनुअली वहाँ पे ट्रेड जो है लिपू लेक का होता था। उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था लिपो लेक और इंडिया का, मतलब इंडिया और नेपाल का, तो उस समय ये एग्रीमेंट था कि ये जो आपका लिपो लेक पास जो है, उसको ट्रेड और पिलग्रिमेज ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाएगा। और अब नेपाल का जो है वो स्टेटमेंट जो है वो बदल गया है। चाइना और नेपाल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसका आर्टिकल 1 ये चीज़ बताता है आपका टिंकर रिवर और टिंकर पास के बारे में, जो वो लोग जो जो अभी मैंने आपको बताया, वो वाला सीन बताता है वो लोग। फिर इंटरनेशनल लॉ, अभी फ़िलहाल जो हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें इंटरनेशनल लॉ भी जो है वो हमारे इंडिया के तरफ ही है। क्योंकि पुराना हमारे पास जितना दस्तावेज़ है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, विद रिस्पेक्ट टू चाइना, वो सारा कुछ पुराना लॉ हमारे ऊपर हमारा ही जो जो हमारा स्टेटमेंट है उनको ही राइट बताता है। और ये नेपाल का जो न्यू, अब सोचिए कि उनका जो जो मैप भी था, उनका जो नेशनल मैप भी था, वो भी जो जो लाइन दिखाता था वो कुछ और दिखाता था। उनका मैप, जब आपका जैसे हमारा अक्साई चीन अभी फ़िलहाल नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग मैप में दिखाते हैं ना भाई कि एक्साई चीन हमारा है। पीओके अभी कोई और लेकर रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग मैप में दिखाते हैं ना कि पीओके हमारा है। काहे दिखाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज नहीं तो कल, अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा मामला गंभीर है, लेकिन आज नहीं तो कल इंडिया थोड़ा-सा सुपर पावर जैसे ही बनेगा, तो हम लोग उसको ले लेंगे। और उस समय लेने के लिए अगर हम लोग अभी से ही अपना मैप काट के दिखाना शुरू कर दें, तो हम लोग उस समय क्या प्रूफ करेंगे कि हमारा क्या था वैसा। तो मैप को कंटिन्यू वैसे ही रखना होता है जैसा आपका होता है। तो लेकिन चाइना ने तो हर जगह मैप अपना बदल के दिखाया, सॉरी नेपाल ने तो हर जगह मैप अपना बदल कर दिखाया, और वो अभी फिलहाल कह रहे हैं कि हमारा ऐसा मैप होगा। तो ये मैप जो इनका जो पॉलिटिकल जो एग्रीमेंट जो है, पहले भी का जितना भी एग्रीमेंट है, वो सब से इनका कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो इंटरनेशनल लॉ भी इनका ये चीज़ नहीं मानेगा। लेकिन अभी चूंकि वहाँ पे आपको पता है कि कुछ इंडियंस का वहाँ पे सिविलियंस के ऊपर उन्होंने गोली चला दी थी, और नेपाल ने अपना मिलिट्री वहाँ पे उतार दिया है। तो हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है नेपाल के साथ, कल्चरल टाइज है, रोटी बेटी वाला संबंध है।
और भी बहुत सारे नेपालीज़ जो हैं, बहुत सारे यहाँ पे हमारे वर्क करते हैं, बहुत सारे मिलिट्री में भी है, गोरखा रेजिमेंट में बहुत सारे नेपालीज़ हमारे यहाँ पे काम करते हैं। तो बिल्कुल भी भारत सोच भी नहीं सकता है कि उनके साथ वॉर हो, लेकिन जब वो मिलिटरलाइज कर दिए हैं, खुद से ही अपना जो वहाँ पे मिलिट्री उतार दिए हैं बॉर्डर के ऊपर कि हम लोग अपना रक्षा करेंगे, ये करेंगे वो, मतलब एक तरह से जैसे तो इसके ऊपर अब जब कोई आपके सामने बंदूक लेकर खड़ा हो तो और आपका सिविलियन को भी मार दे गोली, तो आपका ये मजबूरी हो जाता है कि आपको भी अपना मिलिट्री वहाँ पे उतारना पड़ेगा ही, चाहे वो टिट हो या फिर टैट। तो इससे और भी ज़्यादा जो है कि बातें गंभीर होती जा रही हैं, और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके बातों के साथ, क्लीन पेपर के साथ, एक मतलब क्लीन शीट लेकर के इंडिया और नेपाल को अपना डिस्प्यूट जो है उसको क्लियर कर लेना चाहिए। ऐसा मुकुल सानवान जो है फॉर्मर यूएन डिप्लोमेट भी थे और डिप्यूटी कमिश्नर अल्मोड़ा, उन्होंने ये चीज़ बताया। नेक्स्ट एंटी रेसिज्म के ऊपर फाइट जो चल रहा है आपका यूएसए में, उसके ऊपर आर्टिकल है। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हमारे इंडिया रिस्पेक्ट में जो है इसमें दो तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वहाँ पे जो पुलिस लॉ में उनका जो रिफॉर्म चाहिए वो हमें इंडिया में भी ज़रूरत है। तो ये क्या कहते हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका ये कहते हैं कि वहाँ 21 ऐसा एक रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले आपका प्रो पब्लिका 2014, उसमें रिपोर्ट आया था, उसके अंदर शूटिंग जो है ब्लैक जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको 21 टाइम्स ज़्यादा मारा जाता है, और वाइट के कंपैरिजन में न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये बताती है कि 7 टाइम्स ज़्यादा है। मिनीसोटा एक जगह का नाम है मिनीसोटा, वहाँ पे 7 गुना बार ज़्यादा ब्लैक्स को टारगेट किया है पुलिस के द्वारा, जबकि वाइट्स को थोड़ा कम टारगेट किया गया है। तो इसके अंदर बहुत कुछ करने का ज़रूरत है, बहुत सारा इसमें अंदर रिफॉर्म लाने का ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रेसिज्म है वहाँ पर आपका यूएसए के अंदर, वो मार्टिन लूथर किंग की जो एक एक मुहिम चली थी उसके अंदर ये चीज़ को चेंज करने का कोशिश तो किया गया, वहाँ पे लॉ तो लाया गया, जैसे कि हमने आगे बी जॉनसन का जो देखा था फोटो, लॉ तो लाया, लेकिन जो अंदर अंदर जो भावना है, जैसे हमारे इंडिया में रिजर्वेशन आ चुका है, लेकिन अभी भी जो छुआछूत का भावना या फिर हिंदू मुस्लिम का भावना या फिर शेड्यूल कास्ट और ये सारा का भावना, वो अभी कहीं न कहीं अभी भी है, आपको ये मानना पड़ेगा। भले वो लॉ ला चुके हो आप, तो जिस वजह से वो ये कहते हैं कि सिर्फ़ लॉ लाने से ये चीज़ सिविल राइट्स जो है वो आपका कम नहीं हो जाएगा। आपको एलबीजे मैन ऑफ एक्शन, वो जो आपका आपने रूल जो बोला था, ऑप्शन जो बोला था, वो भी आपको लेकर के आना पड़ेगा। कि एलबीजे क्या है? एक्चुअली एक एलबीजे जो है वो एक क्राइटेरिया है आपका किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एम्प्लॉय करने का अपने अंदर में, क्योंकि ये चीज़ का ओबामा भी कहते थे 2014 में कि इस चीज़ को लेकर के आना है हमारे सिस्टम के अंदर, लेकिन ओबामा जो है इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाए, और ये चीज़ अभी भी वहाँ के जो पुलिस जो जो सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, वो वैसे ही पुराना वाला जो है वो स्टाइल का चल रहा है। और इसके एस्पेक्ट्स में वो कहते हैं कि जितने पुलिस ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, फंडिंग किस तरीके से उनको पैसा मिलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनकी क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया गया। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफ़िक पे अगर लोग मतलब अगर ब्रेक करके अगर चले गए ना, उनके ऊपर भी गोली चलाने की घटना हुई है। और ये जो बंदा जिसके ऊपर ये पूरा सीन हुआ उस दिन, जो जॉर्ज फ्लॉयड को जिसने घुटनों के नीचे दबाया था, आपको पता होगा उसके बारे में कहानी। तो वो जॉर्ज फ्लॉयड को जो घुटने के नीचे दबाया था उन्होंने, तो वो सीन के बाद भी, उसके पहले भी सॉरी, उसके पहले भी 18 बार उसके ऊपर ऐसा केसेस हो चुका है, लेकिन उसमें से 12 मतलब उन जैसे लोगों का ऐसा 18 बार केस हो चुका है, लेकिन उसमें से 12 बार वैसे पुलिस ऑफिसर्स, वाइट पुलिस ऑफिसर्स ऐसे वहाँ से निकल के आए हैं, जो भी जो कोर्ट रूम था वहाँ से ऐसे निकल के आए हैं जैसे कि वो ग्रोसरी शॉप में गए हैं सामान खरीदने के लिए और वहाँ से वापस निकल कर आ गए। मतलब 18 में से सिर्फ 6 पुलिसमैन को ऐसा सजा हो चुका है उस जैसे वाले क्राइम के ऊपर में, कि वो लोग नस्लभेदी काम किए हों और ब्लैक को थोड़ा टारगेट किए हों, या फिर उनकी जान चली गई हो, उनके वजह से पुलिस ऑन ड्यूटी जान चली गई हो, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। यूरोप के ऊपर में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी जो रेसिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा, तो यूरोप में भी ये चीज़ ऐसा कम नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा-सा यूएसए से बेटर है। क्योंकि यूएसए और यूरोप के बीच में क्या अंतर है कि वो लोग फायर आर्म्स जो हैं वो थोड़ा कम यूज़ करते हैं। मतलब रोड पे जो गोली चलाने वाला सीन है या फिर रोड पे जान ले लेने वाली जो काम है जो, वो थोड़ा-सा कम यूज़ करते हैं वहाँ पे। 51 टाइम्स बिटवीन 2003 से लेके
2013 तक जो है कि ब्रिटिश में ऐसा फायर आर्म्स यूज़ किया गया है, जबकि कनाडा में 12 बार ऐसा केस हुआ है जबकि पुलिस शूट किया हो 10 साल के अंदर 1999 से लेकर 2009 के बीच में। और जापान का सुनिए, जापान में 2012 के बाद से अभी तक में एक बार भी पुलिस जो है कि गोली नहीं चलाई है कहीं पे सिविलियंस के ऊपर में। तो कितना बढ़िया। तो ये जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली पुलिस का ट्रेनिंग के ऊपर आता है, जो कि यूरोप में जो है वो काफ़ी बेटर है यूएसए के ऊपर। यूएसए में पुलिस ट्रेनिंग जो है 19 वीक के अंदर में पुलिस जो है वो बन के ट्रेनिंग होकर के लाइसेंस पुलिस ऑफिसर बन जाता है, जो कि यूरोप में ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। यूरोप में इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं कि जर्मनी में 130 वीक चाहिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को लाइसेंस पुलिस ऑफिसर बनने के लिए, सिविलियंस के साथ वहाँ पे डील करने के लिए। नॉर्दर्न कैरोलिना यूएस में जो है कि उसको 1500 मतलब 1528 आवर्स लगता है। मतलब किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ बार्बर का लाइसेंस लेने के लिए। अगर बाल काटना है तो उसको नॉर्दर्न कैरोलिना यूएस में 1528 आवर तक उसको प्रैक्टिस करना दिखाना चाहिए, उसके बाद ही वो पुलिस ऑफ़िसर बन सकता है। लेकिन अगर किसी पुलिस ऑफ़िसर का अगर उसको लाइसेंस चाहिए, सॉरी, बार्बर बन सकता है, लेकिन अगर उसको पुलिस ऑफ़िसर का अगर उसको लाइसेंस चाहिए तो 278 आवर्स में उसको पुलिस ऑफ़िसर बन सकता है वो। तो जिस वजह से ये सारा कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। और भी ग्रीव प्रॉब्लम एग्जांपल क्या देते हैं राइटर कि डेरेक जो वहाँ पे जिसने शूट करा था, तो वो इससे पहले भी 18 पास्ट केसेस में सम्मिलित था। और जो उसका जो पार्टनर था, 2 लोग थे जैसे उस दिन, तो उसका जो पार्टनर था वो भी 6 केसेस में पहले भी सम्मिलित था। लेकिन वो लोग काफ़ी डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा यही सिर्फ दोनों नहीं, इसके अलावा एक जॉर्ज जिम्मारन करके था, उसने भी बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन को उसने मल्टीपल असॉल्ट्स में उन्होंने ऐसा क्षति पहुँचाया है। लेकिन ये लोग सारे बहुत ज़्यादा अवॉर्डेड हैं, 10-10 कमेंडरेशंस और अवार्ड्स उनको मिल चुका है, प्रमोशंस फ्रीक्वेंटली और मतलब मिलता रहता है उनको। तो इन सब में वहाँ का जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्रोजेक्ट करता है, प्ले करता है। और यूएस डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो इस चीज़ में फेल हो गए, क्योंकि कुछ दिन पहले जो उन्होंने ट्वीट भी किया था, व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स। तो आप ये चीज़ चलिए गलत है कि वहाँ पे जैसे ही ये चीज़ जो अभी शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, तो उसमें लूटिंग भी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में कि मॉल शॉप्स को का शीशा फोड़ फोड़ कर उसके अंदर के जितने सामान हैं, गिटार और ये सारा कुछ, वो सब कुछ चुरा चुरा कर लोग वहाँ के जो है वो लेकर जा रहे थे। एक एक आदमी दो दो तीन तीन गिटार लेकर के घर जा रहा था। तो ये गलत चीज़ है। लेकिन उसके ऊपर और गलत क्या हो जाता है कि आप जो ट्वीट करते हो, और एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि मेरे व्हाइट हाउस के बाहर में बहुत लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वो अंदर आते तो मैं उनके ऊपर कुत्ता छोड़ देता। तो जो कि आत्मघाती कुत्ते हैं। तो आप अपने खुद के देशवासियों के ऊपर कुत्ता कैसे छोड़, चाहे वो कुछ भी काम करे यार, कुछ भी काम करे, आप अपने देश के ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर इस तरीके के बात, बीइंग अ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट होने के बाद भी आप इस तरह का बात कैसे कर सकते हो? तो ट्रम्प की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो कम है ही, और जिस वजह से जो और भी ज़्यादा जो जो जनता है वो उग्र हो चुकी है वहाँ पे। और ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे 2012-13 में जो हमारे इंडिया में जो दामिनी वाला जो रेप केस के समय में पूरा इंडिया जो सड़कों पर आ गया था। तो कहीं न कहीं वो जो फ्रस्ट्रेशन था वो रेप सेंटिमेंट के ऊपर तो था ही, ऊपर से उससे ज़्यादा जो था वो यूपीए सरकार के ऊपर भी था। क्योंकि यूपीए सरकार जो है वो फेल होते आ रही थी बहुत दिन से, और 10 साल से इंडिया जो है उसको झेल रही थी। और उसके पीछे उसके उनके पीछे जो जो आक्रोश जो था इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ये चीज़ को एंश्योर करना बहुत ज़रूरी है यूएस में भी, कि जितने भी है जो एक्टिविस्ट हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ को ये कंसर्न करना कि ये भी इंडिया का वो रेप वाला जो सेंटिमेंट, वो जो जो रैली था उसकी तरह ये साबित ना हो। क्योंकि वो जैसे ही ख़त्म हुआ था वो मूवमेंट, उसके बाद इंडिया में फिर से रेप होना शुरू हो चुका था। बिल्कुल 2 से 3 महीने के अंदर ही फिर से शुरू हो गया था। तो ये मूवमेंट जैसे ही ख़त्म होता है, सब चीज़ ठंडा हो जाता है, तो बाकी लोग सब अपने-अपने काम के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वो चीज़ जो 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 रुकनी चाहिए थी, वो रुकती नहीं है। तो जिस वजह से ऐसा राइटर बोलते हैं कि भले ठीक है आपका ये आपने मूवमेंट किया है, लेकिन आप ये चीज़ इंश्योर करवाइए कि मूवमेंट हो गया है, तो वो चीज़, ये बिल्कुल राइट अपॉर्च्युनिटी है, और इस टाइम पे ही पुलिस रिफॉर्म जो है वो आ जाना चाहिए आपके स्टेट के अंदर। और जहाँ तक ट्रम्प की जो बात है आपकी कलर वाली, तो वो अभी जो नया जो इलेक्शन आएगा उसमें हो सकता है ये बात नहीं निकले, अगर आप जो है कि लॉ को चेंज कर देते हो तो। क्योंकि हार्ट विल चेंज वंस द लॉ डज़ चेंज। एक बार आप लॉ अलग चेंज करके लेकर के आ जाते हैं तो लोग हो सकता है कुछ थोड़ा-सा जो है वो मान जाएँ और उतना आक्रोश ना दिखाएँ।
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सीबीएसई टू प्रेज सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग एग्जामिनेशन ऑन ट्यूसडे। तो अभी देखिए जो पेंडेमिक की वजह से सीबीएसई जो है बार बार उसको एक्सटेंड करते जा रहा था एग्जामिनेशन को। आईसीएसई के जो है उनके भी 3-4 एग्जामिनेशन बच गए थे बच्चों के। तो अभी कैंसिल करने का बात आ गया है। बहुत सारे जो अभिभावक हैं वो कोर्ट पहुंच गए हैं कि कैंसिल कर दीजिए आप एग्ज़ाम। और तो इसके ऊपर जो है वो सीबीएसई खुद अपनी तरफ से ये चीज़ को नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इसके अलावा भी उनको बहुत सारे उनका जो रेफरेंस है उनका मार्क्स का, वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जैसे नीट हो गया, आईआईटी जेईई हो गया, तो ये सब में उनका जुड़ता है। तो वो अपने मत्थे ये सब चीज़ नहीं लेना चाहता, जिस वजह से उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री के मतलब एचआरडी मिनिस्टर ने वो सुप्रीम कोर्ट को ये अपना जो है मैटर वो दे दिया है कि आप लोग खुद से जज करके बताइए कि क्या होना चाहिए। ये चीज़ आपका वो कैंसिल हो जाना चाहिए या फिर आपका आगे कंटिन्यू होना चाहिए। तो इसके ऊपर ट्यूसडे को यानी कि आज उसके ऊपर खबर आएगी, और ये खबर आएगी तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर एडिटोरियल छाप लंबा-लंबा छाप कर आए, तो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो जिस वजह से मैंने ये न्यूज़ थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे रखा है। कुछ दिन पहले सीबीएसई ने इतना भी किया था कि 3000 एग्ज़ामिनेशन सेंटर को बढ़ा के 13,000 कर दिया था। लेकिन सिचुएशन जो है आपको पता है मार्च में और भी ज़्यादा ग्रीफ होते जा रही है, जिस वजह से बच्चों का जो लाइफ है वो ना, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सीबीएसई ने भी ऐसा जताया है कि हम उनको रिस्क में नहीं लाना चाहते हैं, तो जिस वजह से एग्जामिनेशन हम कैंसिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो CISCE काउंसिल ऑफ इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जो आईसीएसई भी बोलते हैं लोग, तो वो 10वीं और 12वीं के एग्जामिनेशन के ऊपर बच्चों के ऊपर दो ऑप्शन दिया उनको कि आप दो काम कीजिए। या तो आप चूज़ कीजिए कि मेरे जो जो प्री बोर्ड में जितने मार्क्स आए थे उसके अनुसार मेरा रिजल्ट आना चाहिए, मेरा जो जो भी मेरा जो आगे बोर्ड का जो रिजल्ट कार्ड बनेगा वो उसके हिसाब से आना चाहिए। नहीं तो आपको अगर एग्जामिनेशन लिखना है तो आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उस समय बताया नहीं गया था ना कि आपका यही वाला जो है उससे आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत लोग थोड़े से अंडर प्रिपेयर्ड थे। प्री बोर्ड में ऐसे ही होता है कि हम लोग 3-4-5 चैप्टर भी पढ़ के अगर जा सोचते हैं कि यहाँ पे जाके बस खाली एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेन एग्ज़ाम में हम लोग थोड़ा और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो अगर आप उस समय जब हमें बताया नहीं गया था, तो ये गलत हो सकता है ना बच्चों के लिए, जिस वजह से उन्होंने ये ऑप्शन दिया, काफ़ी जायज़ भी है। लेकिन बात ये है कि अभी माहौल नहीं है कि बच्चे जा कर के एग्ज़ाम दिएँ, और जिस वजह से उनका जो डेट था वो पहले 25 जून तक था, ये मेट्रोलॉजी में उनको ऑप्शन मार्क करने का कि उनको क्या चाहिए। तो अभी उसके अंदर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके कहा है कि ये 25 जून से है जो डेट, उसको आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। फिलहाल आपका 1 जुलाई कीजिए, उसके बाद देखते हैं कि उस समय क्या सिचुएशन रहता है, तो बच्चों को जो है कि ऑप्शन सेलेक्ट करने में थोड़ा-सा और आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है निष्ठा विद्युत मित्र। निष्ठा विद्युत मित्र क्या है, जो गांव देहात में जैसे जो जाता है बिजली, तो उसमें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, वो कोई सरकारी संस्था से नहीं जुड़े होते, ना ही उनको कोई सैलरी मिलती है। वो ग्रुप एक साथ वो काम करते हैं, वो लोग उनको वो एक ग्रुप रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनको लगातार मीटिंग भी होनी चाहिए, ये सब उनके नॉर्म्स हैं। कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाने के लिए उनके पास नॉर्म्स होने चाहिए, उनकी रेगुलर मीटिंग होती जानी चाहिए। तो उनको क्या है कि लोन वोन मिलने में बहुत आसान होता है, और वो पूरे ग्रुप को लोन मिलता है, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं मिलता है। तो एज अ ग्रुप जो है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोन के लिए और वो सारा कुछ के लिए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ी सी ऊपर ऊपर जानकारी है। तो ये क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कंज्यूमर्स को गांव गांव में जा करके मोटिवेट करेंगे, क्योंकि उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम और आप जैसे लोग ही होते हैं अलग अलग घर के। तो हम जिसको जो जिस हर किसी का अपना एक कोई ऐसा खास पड़ोसी या फिर कोई होता है जान पहचान वाला आसपास में, जिनको वो अपने आप अपने तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उन जैसे लोगों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, फिलहाल 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ भोपाल में, कि आप जाइए और जा कर के उनको बिल जो है वो यूपीएस ऐप के थ्रू पे करने को ऐसा फोर्स कीजिए कि ऑनलाइन वो पे करें। तो इससे क्या धांधली थोड़ी सी कम होगी, और आपके जितने भी जो जो सेंटर्स हैं वहाँ पे पैसे कैश और ये सब का इनफ्लो जो है वो अकाउंटिंग भी थोड़ी सी सुधरेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी उसके अंदर, ई गवर्नेंस के ऊपर ये आप एग्जांपल दे सकते हो निष्ठा विद्युत मित्र आंसर राइटिंग के दौरान। और इससे एक और फ़ायदा ये भी होगा कि फॉल्टी मीटर्स जितने भी जो एड्रेस करने जो जितने भी आपके जो करप्शन और कंप्लेन और ये सब सारा कुछ का जो कंप्लेंट्स आता है कि हमारा ज़ाहिर नहीं हुआ, और हमारा अकाउंट नंबर और ये सारा कुछ जो हमारा गलत उसमें मीटर नंबर हमने एंटर कर दिया था, तो वो सब जो है वो सब भी इससे ऑटोमेटिकली क्लीन अप हो जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगी इस चीज़ की, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट भी होता है और इल्लीगल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी जो होता है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसको कंटेन करने में और इसके बारे में कंपनी को सूचित करने में सरकार की मदद करेगी।
लोन वुल्फ थ्रेट क्या है? तो इसके ऊपर ये है कि वर्ल्ड वाइड में टेररिस्ट फॉर्म्स हैं बहुत सारे, और वो लोग कैसे एक दूसरे को टेररिस्ट बनाते हैं कि देखिए हम और आप भी समाज में हैं, हमें पता है, बिल्कुल क्लियरली पता है कि हम टेररिस्ट नहीं, हमें टेररिज्म में नहीं जाना है। लेकिन अगर कुछ ही कारणवश अगर जैसे कुछ हो जाता है हमारे फैमिली, तो हमें बदला लेना है, तो बदला लेना है, तो ये मेन मुद्दा तो हमारा है कि बदला लेना है। लेकिन बदला लेना है तो हम समाज में क्या बताएंगे कि हम क्यों बदला ले रहे हैं? तो उस चीज़ को वो जो उनका अपने आप का रेटोरिक जो होता है अपने अंदर का, उसको वो लोग जोड़ देते हैं रिलीजन के साथ में, कि हमने ये चीज़ किया क्योंकि रिलीजन हमें ऐसा कहता है कि ये चीज़ आप कर सकते हो, ये आपका जायज़ है। हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमने ये चीज़ अपना आर्म्स उठाया, ये काफ़ी जायज़ है। हमने जिहाद के लिए हमने ये चीज़ आर्म्स उठाया, ये काफ़ी जायज़ है। तो ये सब जब स्टेटमेंट्स आता है, तो ये कम्युनिटीज़ में जितने भी जो धर्म गुरु हैं, जैसे पंडित हैं, जैसे प्रवचन देने वाले या फिर जो मौलवी हैं, उनका ये चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है कि आप अंदर आइए इसमें और आप सबको समझाइए कि आपका धर्म ये चीज़ नहीं होता, यही बोलता है। आपके हिंदुत्व में वसुदेव कुटुंबकम की बात है। आपके मुस्लिम असली इस्लाम में जो जिहाद है वो अपने धर्म की रक्षा नहीं, आपके कर्म की और आपके समाज की रक्षा के बारे में कही जाती है। उसमें आपका अपना स्वार्थ नहीं है। हर किसी जो भी धर्म है वो सब में कहीं न कहीं पीस की बात नहीं की गई है। इस तरह का मार-काट का बहुत कम है, और वो चीज़ मतलब इनडायरेक्टली जो है वो किसी-किसी संस्थाओं के द्वारा या फिर जो किसी-किसी बुक के द्वारा थोड़ा बहुत वो इनडायरेक्टली वो अलग तरीके में बताया गया है। एक्चुअली में अगर आप पढ़ो तो वो पीस ही बताते हैं सारा कुछ, उतना ज़्यादा मतलब कोई सा भी ऐसा धर्म नहीं है जो कि ऐसा बताए कि मार-काट करना बहुत अनिवार्य है। अनटिल अनलेस आपको जो है आप एक बहुत बड़े ग्रुप को है, आपको बिना किसी काम के कुछ ऐसा इंजेक्ट ना किया जाए। तो इसके ये आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था कि धर्म गुरुओं का कितना बड़ा इसमें रोल हो सकता है इस तरह के रिलीजियस रेथोरिक को कम करने में, ताकि उसको समाज में बढ़ावा ना मिले। प्रमोट पीपल वॉर अगेंस्ट कोविड-19। देखिए, कोविड-19 के ऊपर बहुत सारे अभी टेस्ट किए जा रहे हैं, पूरे सब जगह। लेकिन जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी टेस्ट हो रहा है, लेकिन जो डाटा निकल के आ रहा है, या तो कुछ-कुछ में वो गलत भी निकल कर के आ रहा है, और कुछ-कुछ में ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग वहाँ पे जाके टेस्ट नहीं भी कर पा रहे हैं। तो इस सब में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? तो डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक प्रोसीड्यूरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये पैंडेमिक ये सब सिचुएशन के अंदर में हम लोग को क्या है कि अपने कम्युनिटी जो है उसके अंदर प्रोसीड्यूरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को छोड़ के पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को इवॉल्व करना चाहिए। प्रोसीड्यूरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मतलब कि जो चल रहा है चलने दो, जो होगा सरकार ही करेगी, और सरकार को दिन भर बैठ के गाली दो। सेकंड, पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि मुझसे ही सरकार है, मैंने ही तो चुना है अपने उसको रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, या फिर आपके जो आपके घर के पास म्युनिसिपल वाला जो वार्ड कमिश्नर हो, वो सबको किसने चुना है? आपने ही चुना है। तो आपने ही चुना है, तो आपसे ही तो सरकार बनी है ना, तो आपको ही तो बदल कर लाना है। आप अपने घर के बाहर आपका कचरा है, आप सिवाय सरकार को गाली देकर उसी बदबू में रहने के अलावा ये भी कर सकते हो कि घर के बाहर ही तो है, सिर्फ थोड़ा सा है और वो हमने ही फैलाया है। आप आसपास वाले लोगों को मना करो कि यहाँ पे कचरा मत फेंको, और खुद अगर कुछ फेंकते हो तो उस चीज़ को साफ करो। तो इससे ऑटोमेटिक सरकार को वहाँ आने से पहले आपने अपना समस्या का समाधान कर लिया, बिल्कुल कम्युनिटी मैनर में। तो ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है किसी भी पैंडेमिक हो, कोई से बड़ा सिचुएशन में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। और हमें इस टाइम पे, चूँकि सोसाइटी में ये जो पैंडेमिक है वो फैल चुका है, और सोसाइटी को एज़ अ सोसाइटी एज़ अ होल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एज़ अ सोसाइटी हम लोग को इसमें पार्टिसिपेट करके इस पैंडेमिक को जड़ से ख़त्म करना होगा। और इसमें बहुत अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरला का आर्टिकल में बताते हैं, जिसके अंदर एनसीसी कैडेट, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सोशल वैक्सीन के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया। घर-घर जाके जो आरएसएस के भी जो लोग थे, वो लोग भी घर-घर जाके जो सोशल वैक्सीन और ये सब सारा कुछ जो है उन्होंने एडवर्टाइज़ किया, खुद से जो है वो बताया, उसको डिस्प्ले करके बताया। और इस तरीके से और भी कम्युनिटी जो है सरकार को चाहिए दूसरे स्टेट्स में, और वहाँ पे जितने भी कम्युनिटी प्रेज़ेंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, रेसिडेंट वेलफेयर ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, सिविल सोसाइटीज़,
ये सारे कुछ इन सब को अभी एक 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 मुहिम चलानी चाहिए कि वो लोग अपने इन्फ्लुएंस में उनके इन्फ्लुएंस में जितने भी जो लोग हैं, हर किसी का कोई ना कोई 1, 2, 3, 4, 5 लोग जो होता है जो उनकी बात मानता है। तो उनको कम से कम थोड़ा-सा वो टाइम टू टाइम रिमाइंड करवाएँ, रिकॉल करवाएँ और कोऑपरेट करें उनके साथ। उनको कहें कि आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। रिमाइंड करवाएँ मतलब अगर रोड पे आप चल रहे हो, अगर आप किसी को देखते हो बिना बिना मास्क लगाए हुए, तो उनको आप बोलें कि प्लीज़ आप मास्क लगाइए। अगर आप किसी मॉल के अंदर हो, अगर कोई आदमी आता है बाहर से और वो बिना सैनिटाइज़र यूज़ किए हाथ में लगाए और वो किसी दूसरे सामान को छूता है, तो आप उनको रिकॉल करवाइए कि आपको हाथ सैनिटाइज़ करके ही अब यहाँ के सामान को टच करना है। क्योंकि आपको नहीं पता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल जैसे आप पहले रोड पे चलते हो आप देखते होंगे बहुत लोगों को बोलते हैं, "भैया स्टैंड उठा लीजिए।" तो ये तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है और बिल्कुल इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और ऐसा कोई ऑकवर्डनेस नहीं है। ये हमारा और आपका एक-दूसरे का ही सुरक्षा का बात है क्योंकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि इसके बिना अभी कंटेन होना कोविड-19 बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग द क्राइसिस है। पीएम हेल्थ केयर जो अभी पीएम केयर्स अभी कुछ दिन पहले आपका शुरू हुआ था, उसके अंदर ऐसा एक्चुअली इससे पहले जो है कि प्रधानमंत्री वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी एक चलता था इसी जैसा एक स्कीम जिसके अंदर जो है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फंड्स लिए जाते थे। पिछले साल आपको याद होगा अगर जैसे बाढ़ के टाइम पे उसी में हम लोग फंड देते थे और चुनाव से पहले उस वाले फंड में जैसे आप बहुत जगह पे देखे होंगे एड्स, जैसे स्टार प्लस पे भी वो ऐड आता था कि आप इसके अंदर जो है रात को उसमें आप जमा करवाएँ, पैसे डोनेट करें। तो उस वाले का भी जो ऑडिट था ना, उसको भी ऑडिट आपकी प्राइवेट संस्थाएँ कर रही थी। मैं उसका फ़ोटो लगाना भूल गया, मैं वैसे एक्स्ट्रा पीडीएफ के अंदर मैं लगा दूँगा आपका, उसको आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल के थ्रू। टेलीग्राम चैनल उसका लिंक जो है वो नीचे दे दूँगा मैं आपको, उसके अंदर जाइए gkmonk.com वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और शाम को एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो उस वाले में भी जो ऑडिट है वो कोई प्राइवेट संस्था करती है। कोई अगर पब्लिक संस्था होती है उसकी ऑडिट जो है वो कैग करती है, सीएजी कैग जो लक्ष्मीकांत में आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक अब साबित होने लग गया लोगों को इस बार क्योंकि पीएम केयर फंड अभी कुछ दिन पहले ही बना है और उसमें बहुत लोगों ने उसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया लेकिन जब उन पे आरटीआई लगाया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन कि इसमें कितने पैसे आए और कहाँ-कहाँ ये चीज़ इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो अमाउंट कलेक्टेड नहीं बताया गया, नेम ऑफ डोनर्स नहीं बताया गया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड कहाँ-कहाँ खर्च हुआ नहीं बताया गया, डिटेल ऑफ बेनिफिशियरीज़ किसको-किसको ये पैसे मिले और कौन-कौन इसको रख रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, ये भी नहीं बताया गया। तो ये जो ट्रस्ट जो था वो प्राइम मिनिस्टर ये जो फंड जो था उसमें पब्लिक जो है कि काफ़ी ज़्यादा वो बिट्रेड समझ अपने आप को फ़ील कर रही है पब्लिक। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो पैसे जो उन्होंने यहाँ पे जमा करवाया था प्राइम मिनिस्टर को ट्रस्टवर्दी समझकर क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनजीओ भी होते हैं जो कि पैसे रख कर और वो कुछ और काम में यूज़ कर लेते हैं या फिर अपने फ़ायदा कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एक सरकारी संस्था को डिनोट करते हैं। वहाँ पे देखिए आप इसमें आपका नेशनल एम्बलम भी यूज़ हुआ था पीएम केयर के आगे। तो ये चीज़ की वजह से इंडिया में एक ट्रस्ट इसके अलग लेवल का एक ट्रस्ट है अपना गवर्नमेंट संस्था के लिए। तो उसमें करीब-करीब आपका डॉलर 1 बिलियन के करीब में वहाँ पे मतलब कैग ऑडिट तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ सूत्रों से के हवाले से ये खबर है कि करीब-करीब 1 बिलियन डॉलर वहाँ पे जमा हुआ है। तो इतना जब जमा हुआ है आपका उसके अंदर फिर भी आप अगर बता नहीं रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक है और इसके ऊपर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सवाल उठा रहे हैं उनको सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती आप इस टाइम पे सवाल उठा रहे हो भारत सरकार इतना कुछ कर रही है लोगों के लिए और इस समय तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहिए जो हो रहा है वो होना चाहिए लेकिन आप सोचिए इससे भी दूसरा पॉइंट साइड देखिए आप पॉइंट का कि उससे भी ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि इस टाइम पे भी आप भारत सरकार जो है वो आपसे लिया हुआ पैसा वो अपने किसी दूसरे काम के लिए यूज़ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी चुनाव जो हो रहा है उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो वो कितनी ज़्यादा वो गिरी हुई हरकत है कि यहाँ पे पैंडेमिक के टाइम पे आप चंदा ले रहे हो पैंडेमिक के नाम पर और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए और उन गरीब लोगों की सेवा ना करके आप उन सब जो फंड है उस चीज़ को आप कहीं और खर्च कर रहे हो। ठीक है, आप नहीं खर्च कर रहे हो तो आप उस चीज़ को अगर आप में कोई झूठ नहीं है तो आप उस चीज़ को आपको ऑडिट करवाने में क्या दिक्कत है? कैग
या फिर कोई भी जो संस्था है उसको बढ़िया से अगर आप ऑडिट करवा देते हो या फिर आप पब्लिक में बोल देते हो कि हम पब्लिकली एक एक कमेटी बना करके हम उनके थ्रू छोड़ते हैं कि वो किसके थ्रू वो ऑडिट जो है वो करवाना चाहती है, तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है वो बरकरार होगी। और इसमें जो करप्शन जो होने का जो एक एक संदेह हो रहा है लोगों का, और सबसे बड़ी बात जो ट्रस्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में जो कम हो रहा है, वो चीज़ थोड़ा सा हटेगा। आरटीआई 2005 में आया था और फिलहाल तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स आए हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आए जिसमें जो ओपननेस जो था उनका वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आरटीआई ने जवाब देने से ही मना कर दिया। अभी वो फिलहाल उसमें या फिर उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अगर ये चीज़ आपका नहीं रहेगा, अगर आरटीआई को अगर आप इस तरीके से आप काम करोगे, तो जितने भी अभी जो फ़िलहाल केसेस हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला केस कि अभी कुछ दिन पहले आपका नीदरलैंड और स्पेन में चाइना से वो लोगों ने टेस्टिंग किट मँगवाया था। तो वहाँ पे वो टेस्टिंग किट मँगवाए थे, तो बहुत घटिया-घटिया टेस्टिंग किट भेज दिए थे। तो जब आपको वो एग्ज़ाम्पल पता था, तो फिर भी आप अपना जब टेस्टिंग किट आपको जब मँगवाना था अभी आईसीएमआर के थ्रू, तो आपने चाइना से क्यों मंगवाया? आपको नहीं मंगवाना चाहिए था वहाँ से, कहीं और से आप मंगवा लेते। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल के जो बहुत सारे स्टाफ्स हैं, मेंबर्स हैं, वो बहुत लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे एक ऐप के थ्रू अभी एक है कि लाइव आपको पता होना चाहिए कि कितना वहाँ पे पेशेंट अवेलेबल, कितना बेड जो है उस हॉस्पिटल में अवेलेबल है कोविड-19 के लिए। तो उस हिसाब से आप वहाँ उस वाले हॉस्पिटल में जा सकते हैं और अपना पेशेंट को एडमिट करा सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे उतने सारे बेड डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, और वही दूसरा साइड अगर कोई फ़ोन करता है उनको पर्सनली कि हम इतने लाख रुपया दे सकते हैं, आपको इतना देंगे, तो वो अवेलेबल हो जाता है उनको वो बेड। तो ये एक जो जो हिपोक्रेसी है, जो नेपोटिज्म है, ये चीज़ आरटीआई के वजह अगर आपका लगाते, अगर आरटीआई आपका ट्रांसपेरेंसी होता, तो ये सब चीज़ को बहुत हद तक कम कर सकते थे। नहीं तो हर किसी को जो ये धंधा जो कर रहे हैं, प्राइवेट हो या फिर कुछ किसी हद तक कोई कोई पब्लिक वाले भी, तो ये जो धंधा जो कर रहे हैं, तो उनको अपना अपना धंधा मतलब बचा के रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए उनको जवाबदेही होता है। अगर आरटीआई होगा तो ये सब करप्शन अपने आप ही उसके ऊपर पर्दा डल जाएगा। तो इस वजह से जो रोल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है एज अ वॉच डॉग, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस पैंडमिक के दौरान जबकि अथॉरिटीज़ को बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि उनका जो जो एज अ नेशन वाइड जो उनका ट्रस्ट है वो चीज़ कम हो। उस समय भी अगर वो 21 आउट ऑफ 29 जितने भी आपकी जो आपके वो आए हैं, केसेस आए हैं, वो सब में उनका जो हियरिंग है वो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। तो ये सब से थोड़ा दिक्कत होता ही है। और कुछ दिन ऐसा भी खबर आया था कुछ दिन पहले कि ऑडियो वीडियो हियरिंग कर रही है कुछ स्टेट्स की जो इंफॉर्मेशन कमिशनिंग है वो। लेकिन ऐसा हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ऑडियो वीडियो हेयरिंग के थ्रू मतलब वर्चुअल थ्रू उन्होंने किसी भी केस की सुनवाई की हो, चाहे वो कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। तो ये सब जो इंसेंटिव, ये जो ब्लू वाला जो ऊपर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेंस वाले आंसर में आप बिल्कुल डिट्टो इसको चिपका सकते हो, इंट्रोडक्शन में भी चिपका सकते हो, एसे में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। और बहुत बढ़िया लिखा है, एट अ टाइम व्हेन इंसेंटिव्स फॉर सीक्रेसी आर ग्रेट and the scope for discretionary action is wide, it is critical to create a culture of openness to empower the people to participate meaningfully in decision and they have profound effect on their lives and livelihood। मतलब इस टाइम पे जब सीक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अभी जो चल रहा है ना राइट टू प्राइवेसी वाला सीन, तो इस समय इसका महत्व बहुत है, सब लोग समझता है इस चीज़ को। और इसमें स्कोप जो है डिस्क्रिशनरी एक्शन का, आप जो आरटीआई आपके थ्रू आप जो दे बताओगे आप जो उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक्शन बहुत कुछ ले सकता है लोग। तो उस समय भी अगर आप जो है ओपननेस नहीं दिखाओगे, आपका करप्शन फिर कैसे रुक पाएगा किसी भी देश के अंदर। तो ये मीनिंगफुल, और ये अगर करप्शन नहीं रुकेगा तो आप जैसी संस्था जो है, आप ये सारा कुछ जो हम लोग रिफॉर्म लाए हैं वो किसी भी मतलब किसी भी जो जो असहाय हैं उनके लाइवलीहुड को सुधारने में किस तरीके से वो हेल्प कर पाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। बढ़िया लगे तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।